नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क दिख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं पूनम। राजस्थान के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। जी हां, 1 अप्रैल से प्रदेश के लाखों नौनिहालों के लिए शिक्षा का नया सवेरा शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू हो गया है। जो कि सत्र पहले जुलाई में शुरू होता था, अब उसकी शुरुआत अप्रैल से हो रही है। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, कोर्स समय पर भी पूरा होगा और हमारा कैलेंडर राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हो जाएगा। भजनलाल सरकार ने प्रवेश उत्सव 2026 के जरिए एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य हर बच्चा स्कूल जाए, कोई भी पीछे ना छूट जाए। लेकिन इस बदलाव से विपक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। विपक्ष का सवाल है कि क्या राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में मासूम बच्चों को स्कूल बुलाना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या छुट्टियों में कटौती से छात्रों और शिक्षकों में असंतोष नहीं बढ़ेगा? एक तरफ प्रवेश उत्सव 2026 का उत्साह है, तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी की चुनौती भी। आखिर ये नया सत्र बच्चों के भविष्य के लिए वरदान साबित होगा या फिर गर्मी की तपिश इसे बोझ बना देगी? आज चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कई सवाल भी अब इस सत्र के साथ ही खड़े भी हो रहे हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। तमाम मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करा देती हूँ। बीजेपी से सुरेश ठोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे गोविंद पटेल जी। गोविंद जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही शिक्षक नेता अंजनी कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सुरेश ठोलिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका पहले उद्देश्य समझा दीजिए। मैम, ये कोई आरोप प्रत्यारोप की चीज़ नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, नई शिक्षा नीति 2020, उसके अनुरूप चीज़ें बेहतर किस तरीके से हो, उसके लिए ये प्रयास किया गया है। पहले से ही जैसे आप सीबीएसई बोर्ड देख लो या प्राइवेट स्कूल्स देख लो, वो 1 अप्रैल से ही अपना सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान में केवल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वही एक तरीके से देखा जाए तो 1 जुलाई से शुरू करता है। सरकार ये चाह रही है कि जुलाई में जब सेशन शुरू होता है तो बुक्स वगैरह मिलने में लगभग सितंबर आ जाता है। बच्चों की उससे पढ़ाई प्रभावित होती है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, उसके कारण से और लर्निंग भी अफेक्ट होती है। तो इसलिए सेशन यदि 1 अप्रैल से शुरू होगा और पहले की तुलना में कायदे से देखा जाए तो छुट्टियां तो 10 दिन ही कम की गई है, लेकिन जो लर्निंग टाइम है वो 40 से 50 दिन बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 1.5 महीना पहले पढ़ने का मौका मिल जाएगा 15 मई तक बच्चों को। दूसरी बात यह है कि इस समय में स्कूल में बुक्स मिल जाएगी उनको, जिसका लाभ वो छुट्टियों में भी ले सकते हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लंबा टाइम उनको पढ़ने को मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इस सब के लिए। दूसरी बात है कि 21 जून से शुरू हो रहा है, तो उस दिन योग दिवस भी होता है, तो उस दिन बच्चों की उपस्थिति हो जाए और एक तरीके से बच्चों को किस प्रकार से मैसेज देना है वो भी सब हो जाए। तो इस तरीके से सबका जो और एक ये फील करते थे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो है वो अप्रैल में चले जाते थे, तो वो कहते थे कि जैसे मैं तो 2nd क्लास में आ गया, जबकि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कहता था अभी तो मैं तो 1st क्लास में ही हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इंपैक्ट बच्चों पे होता है। तो ये सब चीजें दूर करके किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को यूनिफॉर्म बनाया जाए, उसके लिए ये प्रयास किया गया है, बच्चों के हित में किया गया है। बिल्कुल। गोविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन आपने सुरेश जी को भी सुना और सत्ता पक्ष का मानना है कि बच्चों को और ज्यादा समय मिलेगा। ऐसे में क्या दिक्कत है विपक्ष को? देखिए पूनम जी, विपक्ष को बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा से हमें दिक्कत है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय इस सरकार को आए हुए हो गया और हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उस समय नवाचार किया था। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे ताकि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश पढ़ सके, पढ़ाई कर सके। लेकिन इस सरकार ने आते ही जो हमने स्कूलें जो बनाई थी, इन्होंने कहा कि साहब वो इन्होंने इस तरह से बना दी, वो इस तरह से बना दी, इसमें वो कमियां खामियां, उनको बंद कर दिया। और आप देखिए किस तरह से सरकारी स्कूलों का नामांकन घटा है। तो ये सरकार को इस मामले को लेकर गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि 2 साल का समय हो गया है
शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हो, किस तरह से बच्चों को समय पे चीजें नहीं मिल रही, पुस्तकें हैं और भी बहुत सी चीजें हैं। हमें आपत्ति नहीं है, हमारा सवाल ये है कि आपकी मंशा है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य की उज्जवल की कामना हम पहले भी हम करते थे और हमने तो नवाचार तो किया है। गोविंद जी, मैंने जैसा अभी कि बताया आप कह जिस रहे हैं तरह बच्चों से को समय पर पुस्तकें नहीं मिल पाती थी, पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जी। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से सत्र की शुरुआत कर दी है ताकि उन्हें सामग्री समय पर मिल सके, पढ़ाई के लिए समय मिल सके, तमाम चीजें हैं। देखिए पूनम जी, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और सरकार कर भी नहीं रही है। हमारे जो पिछले जो स्कूलों को जिस तरह से हमने डेवलप किया था, जिस तरह से हमने एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, उस तरह से इन्होंने उस स्तर को गिराया है। और आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से स्कूलों में नामांकन घट रहा था, किस तरह की स्थितियां बनी हुई थी। तो हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की मंशा इसमें सच में राजनीति नहीं हो, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई हो। बिल्कुल, ये यहाँ राजनीति भी होनी भी नहीं चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसका जवाब भी सुरेश जी से लेंगे, लेकिन पहले अंजनी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कैसे देखते हैं इस शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, घर घर जाकर संपर्क किया गया, तमाम चीजें, और जैसा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या आपको लगता है विपक्ष के सवाल उठाना वाजिब है? पूनम जी देखिए, ये जो सरकार ने 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ किया है, इसका तो हम शिक्षक होने के नाते स्वागत करते हैं। अभी जैसे विपक्ष के नेता गोविंद जी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले, मैं इसको दुरुस्त कर दूं, खोले नहीं थे, हिंदी माध्यम के विद्यालयों को रूपांतरित किया गया था मात्र अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में। ठीक है, ना तो वहाँ स्टाफ था अंग्रेजी माध्यम का, दक्ष स्टाफ था। स्थिति कमोबेश आज भी वही है। 2 साल पहले इस सरकार ने भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षक लगाने के लिए एक परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें से लगभग 11,000 शिक्षक तो वहां लगा दिए, 7,000 शिक्षक अभी भी इस मामले को लेकर लंबित पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि समय 1 अप्रैल से सत्र चालू कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्र के लिए जो आवश्यक संसाधन है, विद्यालयों में 1.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। पिछले 5 वर्षों से वरिष्ठ अध्यापक की, तृतीय श्रेणी से 2nd ग्रेड के अध्यापकों की डीपीसी लंबित है, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड के अध्यापकों की 3 वर्ष की डीपीसी लंबित है। जब शिक्षक ही नहीं होगा, हम चाहे कितने ही प्रवेश उत्सव कर लें, कितने ही नामांकन के लिए प्रयास कर लें, लेकिन जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं होगा, कौन अभिभावक वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेगा? और हम जब तुलना करते हैं निजी विद्यालयों से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई निजी विद्यालय चालू होता है तो सबसे पहले उसका भवन तैयार होता है, फिर उसके बाद उसमें पूरा स्टाफ आता है, उसके बाद प्रवेश और पढ़ाई का काम प्रारंभ होता है। यहाँ पर कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, तो ऐसे में ये सत्र प्रारंभ करना, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ शिक्षक होने के नाते और शिक्षक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते, कि सबसे पहले तो शिक्षकों के जितने भी रिक्त पद राजस्थान में, उन रिक्त पदों को भरा जाए। दूसरी बात, जर्जर विद्यालयों को लेकर के पिछले सत्र में एक दुर्घटना घटी थी, हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने भी निर्देश किया, आप कह रहे हैं ये जुलाई में प्रारंभ करेंगे। भाई जुलाई तक अगर कोई दुर्घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो शिक्षक होंगे या वहां का प्राचार्य होगा? सरकार को चाहिए ऐसे जर्जर विद्यालयों को तुरंत ठीक कराए। 2 महीने या 4 महीने बाद जब बजट आएगा तो क्यों नहीं पहले इस तरह के बजट का प्रावधान कर। शिक्षक हो, भवन हो, उनमें मूलभूत आवश्यकता, पेयजल हो, सफाई के कर्मचारी नहीं है। कोई भी अधिकारी या नेता जब जाता है विद्यालय में तो सबसे पहले कहता है देखिए आपके टॉयलेट साफ नहीं। भाई टॉयलेट साफ नहीं है तो टॉयलेट साफ करने के लिए वहां कोई व्यवस्था तो हो। अभी एसएनए का जो विद्यालयों को पैसा मिलता है साफ सफाई का, आपको आश्चर्य होगा, अभी 29 मार्च को उनके खातों में वो पैसा आया, जबकि पूरा सत्र निकल गया। तो सरकार को ऐसी जो कमी है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो विद्यालय में आवे उनका अध्ययन और अध्यापन और 1 अप्रैल से जो सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, ये सरकार की मंशा पूर्ण हो सके। बिल्कुल।
सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए कई सारी कमियां हैं, खामियां हैं, समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। आप प्रवेश उत्सव कार्यक्रम करते हैं भव्य तरीके से, कहीं ना कहीं एक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वाकई वास्तविकता और जमीनी हकीकत अगर देखी जाए स्कूलों की, जर्जर भवन, आपने भी देखिए पिछले घटनाएं देखी होंगी कि किस तरीके से स्कूलों में जर्जर भवन की घटनाएं हुई हैं, टूटकर गिर गए, कई लोग घायल हो गए, मौतें हो गई। जिन चीजों पे आपको काम करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन भव्य कार्यक्रम करके प्रवेश उत्सव कर लेते हैं, घर घर अभियान चला देते हैं, लेकिन जहां आपको काम करना है वहां आप काम नहीं कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ही ना। एक तो जो इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता गोविंद जी ने जो सवाल उठाया कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है उन्होंने नवाचार करा, उन्होंने एक ही नवाचार करा कि शिक्षकों के जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, उसके अंदर पैसे लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के सामने ये स्वीकार करा शिक्षकों ने, तो इनका एक इनका तो ये सबूत क्या चाहिए? दो बार टीचर्स ने कहा गोविंद सिंह डोटासरा के सामने, अशोक गहलोत के सामने कि हाँ हमसे लिए जाते, 2 बार हाथ खड़े करवाए। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? गोविंद सिंह डोटासरा के सामने, मुख्यमंत्री के सामने टीचर स्वीकार कर रहे हैं, इसके बाद क्या सबूत चाहिए आपको? इससे ज्यादा क्या सबूत? दूसरी बात, बंटाधार कर दिया शिक्षा का, और आप कह रहे हो गोविंद जी आऊंगी, आपको समय दूंगी बोलने का। पहले सुरेश जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप सवाल पूछेगा, आपका काम है जो आप वो कीजिएगा। दूसरी बात जो अपन कह रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलने की बात थी, तो जो अंजनी जी ने कहा कि ये कागजों में खोले गए थे, इनके लिए कोई भवन निर्माण नहीं था। इनसे पूछिए कि आपने कितने भवन निर्माण करवाए पिछले 5 सालों के अंदर। और यदि आप देखोगे तो शुरू के 2 साल का भी यदि बीजेपी का कांग्रेस का भवन निर्माण का बजट कंपेयर कर लो तो हम लोगों ने 107 करोड़ रुपए खर्च किए, इनके समय 57 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों हुई? इसके बाद हमने कुछ टाइम पहले मैं जवाब दे रहा हूं आपको, झालावाड़ जो स्कूल कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मरम्मत का कार्य है, ये 5 सालों के अंदर मरम्मत के लिए किसी प्रकार का बजट का कोई प्रोविजन नहीं किया गया कांग्रेस के 5 सालों के अंदर। हम लोगों ने 2024-25 के पहले में ही 700 स्कूलों के मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान किया, 2025-26 में 2000 स्कूलों के मरम्मत का प्रावधान किया बजट में, और 2000 जो आपके 26-27 है उसमें 2500 स्कूलों के मरम्मत का प्रावधान किया। इसके अलावा अभी जो मुख्य सचिव है उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, एक पूरा रोड मैप दिया है कि किस तरीके से भवनों का निर्माण होगा, और 3,500 स्कूलें जो जर्जर स्थिति में हैं उनको दुरुस्त करने का काम करेगा। यदि कांग्रेस के समय देखोगे आप तो 20,000 स्कूलों के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं थे, और इन्होंने कोई 5 साल में टॉयलेट बनाने का काम नहीं करा। पिछले 2 साल में हम लोगों ने 11,000, मार्च 2026 तक देख लो तो 11,000 टॉयलेट्स बनाए हम लोगों ने। और मरम्मत की बात है जहां तक, तो हम लोगों ने लगातार इसके SDRF के माध्यम से मरम्मत हो, चाहे आप ये मेन बजट के अंदर मरम्मत की बात हो, चाहे शिक्षकों के टीचर्स की वैकेंसी की बात हो, वो प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं। इन्होंने 5 सालों के अंदर सिर्फ कागजों में स्कूल खोल दिए, भवन निर्माण किया नहीं, लैब्स बनाए नहीं, लेबोरेटरी बनाई नहीं, नियुक्ति करी, सिर्फ कागजों पर काम था इनका। सुरेश जी फिर वो स्कूल कहां से आ जाते हैं जो जर्जर भवन है, जो गिर जाते हैं, मौतें हो जाती हैं, वो आप कागजों में आपका काम नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि हमने, आप सीमित नहीं है। स्कूल आप खोलोगे, नए स्कूल खोल दोगे, उसके लिए पहले से भवन है नहीं, या तो आप पुराने भवनों में खोलोगे या किराए के मकान में खोलोगे। जो आप एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 300 कॉलेज खोले पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस के गवर्नमेंट में, और 9 भवन बनाए थे इन्होंने। तो बताओ कि आपने 291 कॉलेज कहां खुले होंगे? एक कमरे के जो कॉलेज थे उसमें खुले। हमने 185 भवन बनाए कॉलेजों के लिए। आप अपनी उपलब्धियां बताइएगा, बाद में बताइएगा, लेकिन उन कमियों पर भी गौर कीजिए जहां जरूरत है। अंजनी जी क्या लगता है? देखिए आपने सुरेश जी को सुना, अपनी उपलब्धियां गिनाते जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया। देखिए आपने भी स्थिति देखी, इन्होंने भी स्थिति देखी, आप क्या कहेंगे? क्या प्रवेश उत्सव कार्यक्रम कर देने से क्या वो व्यवस्थाएं जो इन्हें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? ये कार्यक्रम कर देते हैं, बड़ा सा श्रेय ले लेते हैं, लेकिन वाकई जो कमियां हैं वो जरा आप सरकार को बता दीजिए कि वाकई जो कमियां हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। पूनम जी देखिए, मैंने पहले भी जैसा कहा था, अभी हाल में कल बोर्ड का 12वीं के परीक्षा परिणाम आए हैं, इससे पहले 10वीं के परीक्षा परिणाम आए थे, और सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम शिक्षकों की कमी होने के बावजूद भी निजी विद्यालयों के परिणामों की तुलना में उत्कृष्ट परिणाम रहे हैं। तो ये जो शिक्षक समुदाय है, ये तो इनकी मेहनत का नतीजा है कि परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, जो 1.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसका रोड मैप नहीं, आप जिस तरह से हमारा शिविरा कैलेंडर बनाते हैं, तारीख तय करते हैं, आपको आश्चर्य होगा 31 मार्च तारीख दी थी राज्य सरकार ने डीपीसी करने की, 31 मार्च चली गई, आज 1 अप्रैल हो गई, अभी डीपीसी का कोई नाम नहीं है।
तो सरकार जो शिक्षकों के रिक्त पद है, क्योंकि विद्यालय में अभिभावक बच्चे को जब पढ़ने भेजेगा, हम किसी हॉस्पिटल में जाएं किसी मरीज को लेकर के, और यदि वहां डॉक्टर नहीं है तो कौन जाएगा वो मरीज को लेकर? तो जब अभिभावक बच्चे को लेकर के जाए तो वहां शिक्षक पूरे, देखिए गणित का अध्यापक वह है ही नहीं तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? विज्ञान का शिक्षक विद्यालय में नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याता नहीं है। पिछले 2016 से लेकर के अब तक जितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हुए वहां हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता के पद आज दिनांक तक सृजित नहीं किए गए हैं। तो आप देखिए ऐसी परिस्थिति में भी जो शिक्षक अभी उपलब्ध है उन्होंने इतने अच्छे परिणाम दिए हैं। तो सरकार को चाहिए कि रिक्त पदों को भरे। भवनों की जो अव्यवस्था है, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आप भवन पर उसकी अंतिम तारीख तय कर दें, भाई ये इस तारीख तक भवन रहेगा और उसके बाद या तो इसकी मरम्मत की जाएगी या इसका नया भवन बनाया जाएगा। ठीक है, सुरेश जी क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो सेकंड ग्रेड के पद हैं वो सरकार बनने के बाद 7,759 वो भरे गए हैं, और थर्ड ग्रेड के सॉरी, और सेकंड ग्रेड के 6,500, और 50,000 जो पद हैं उनके लिए सरकार जो है वो प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया के अंदर है। तो जल्दी इसको कंप्लीट करेगी सरकार, इसको प्रोसेस के अंदर है और कुछ कैलेंडर के अंदर भी डेट्स दी गई है, मेरा ऐसा मानना है। और इसके अंदर यदि देखा जाए तो पिछले, मैं ये कहूँ कि 5 साल के अंदर जो काम हुआ ही नहीं उसको हम लोग 2 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नियुक्तियों की बात हो, चाहे वो भवन बनाने की बात हो, चाहे हम लोग कह सकते हैं कि मरम्मत की बात हो, सारी चीजें जो हम लोगों को करनी है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम ड्रॉप आउट्स की बात कर लें कि भाई पिछले 2 साल के अंदर बच्चों के ड्रॉप आउट्स कम हुए हैं, नामांकन कम हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन 20 लाख के आसपास, लेकिन ये इसलिए कि कांग्रेस के समय जो 5 साल में बंटाधार किया गया उसके कारण से नामांकन, बच्चों लोगों का भरोसा, अभिभावकों का भरोसा जो है वो कम हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार बनी बीजेपी की उसके बाद में भरोसा बढ़ा लोगों का, और ड्रॉप आउट्स यदि देखोगे तो प्राथमिक स्तर पर पहले कांग्रेस के समय 7.6% ड्रॉप आउट्स होते थे, वो 3.6 में कन्वर्ट हो गए। कुछ प्राथमिक में देखोगे तो 6.8 थे, वो 3.6 हो गए, और माध्यमिक स्तर पर देखोगे तो 11.1 से 7.7% पे हो गए। तो इस तरीके से है। और जैसे जो केंद्र सरकार जिस तरीके से पीएम श्री स्कूल है उसके लिए एक मॉडल लेके आई, उसके लिए जैसे राजस्थान में आप देखोगे तो बजट पहले प्रावधान किया गया, या जैसे पहले 434 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया और उसके बाद स्कूल है उसकी प्रोसेस शुरू की गई। तो इसी मॉडल पे सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। गोविंद जी देखिए, जिस तरीके से आपने भी सुना, सुरेश जी ने कहा आपके समय पे काम तो हुआ नहीं था, कागजों तक आप सीमित रह गए थे। अब सरकार काम कर रही है, काम करने में समय लगेगा, धीरे धीरे देखिए रिक्त पदों को भी भरा जा रहा है, भवनों को भी सुधारा जा रहा है, नए भवन भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके समय पे भी कमियां रही थी, आपके कार्यकाल के दौरान भी कई सारी कमियां थी जिन पर ध्यान देना चाहिए था, आज आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए पूनम जी, सबसे पहले तो मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता का जवाब दे दूं जो इन्होंने गोविंद डोटासरा जी पे आरोप लगाया। अरे आपने तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना रखा है जो मानसिक रूप से, जिनका पूरी तरह से दिवालिया निकल रखा है, वो बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से राहुल गांधी जी देश विरोधी काम करते हैं, उनको आप हटा दो। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि शिक्षा किस तरह से शिक्षा में काम करते हैं। दूसरी चीज, ये जो भ्रष्टाचार और पैसे की ये जो बात कर रहे हैं ना, आपके मंत्री के सामने अभी 3-4 रोज पहले ही एक व्यक्ति ने आरोप लगाया और वो व्यक्ति गाड़ी में बैठा था जिसका नाम लिया गया था कि इसको पैसे दिए गए। तो ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी बात पूनम जी, जो 5 साल की ये बात कर रहे हैं, हमारा देश और प्रदेश जिस महामारी से गुजरा था, जो कोरोना जैसे हालात में भी हमारी सरकार ने जो काम किया है, कांग्रेस सरकार ने, वो पूरे प्रदेश ने देखा है। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जो कमी खामियां रही है कुछ उनमें हम सुधार करते, लेकिन हमारी सरकार नहीं आई। लेकिन इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि 2.25 साल का समय हो गया, ये अपनी सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, हर मोर्चे पे ये विफल है। इनको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि अपने सरकार के गुणगान करो, लेकिन इनकी इस सरकार के पास ना विजन है, ना मिशन है, आगे की कोई रणनीति नहीं है। सिर्फ झूठे वायदे ये सरकार कर रही है और झूठे वायदों के झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे बताइए ना, ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने इन्होंने कागजों में स्कूलें खोली है। हमने एक गरीब के बच्चे को जो बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को वो पढ़ा नहीं सकता था, उसको हमने मौका दिया है
कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, लेकिन इस सरकार ने आते ही वो बंद कर दिया ठीक है। क्योंकि इन्होंने तो जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनसे टाइप कर रखा है, इनका गुणगान करना है इनको। तो ठीक है, चलिए अंजनी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से जो है यहाँ पर आपने सुरेश जी को सुना कि जो कमियां आपने गिनाई है, रिक्त पदों को भरने की बात उन्होंने कही, वो किया जाएगा। जर्जर भवनों को भी सुधारा जा रहा है, आगे भी दिशा में काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे अब इसको लेकर, और सरकार से क्या मांग करते हैं? कितने समय के अंदर ये सारी प्रोसेस जो है, जो कहा जा रहा है कि हाँ हो जाएगा, कब तक हो जाना चाहिए? पूनम जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा था अध्यापकों के रिक्त पदों पर कोई भर्ती करने की बात नहीं है। जो डीपीसी करके वहां अध्यापक भेजे जा सकते हैं, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। तो सरकार को सबसे पहले डीपीसी करके 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की और 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की उनकी डीपीसी करके विद्यालयों में अध्यापक तो पहुंचाए, जो अध्यापक उपलब्ध हैं। नई भर्ती तो आप करते रहना, और जो भवन विद्यालयों के अति जर्जर अवस्था में उनको शीघ्र प्राथमिकता से पहले उनकी मरम्मत कराई जाए, फिर धीरे धीरे चाहे बजट हो सकता है सरकार की भी कुछ रही हो, लेकिन बात करें कि जर्जर भवन, ये ठीक बात है कि कोई जर्जर भवन एक दिन में नहीं होता। पहले 5 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी, और ये इतने गुणगान कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार के। इन्होंने 85,000 शिक्षकों से ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन पत्र लिए। वो 85,000 आवेदन पत्र आज तक पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। तो और ये इनका कहना कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हमने खोले, विद्यालय खोले नहीं, आपके द्वारा परिवर्तित किए गए और उनमें शिक्षक नहीं लगाए गए। इंटरव्यू के माध्यम से वही शिक्षक जो हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा था, वही शिक्षक आपने भेज दिया। अब देखिए पूनम जी, जो हिंदी माध्यम का शिक्षक है वो अंग्रेजी माध्यम में कैसे पढ़ा पाएगा? आप और हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए, मैं तो भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हैं, इनको भी कहना चाहूंगा, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चलें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनमें शिक्षक वो भर्ती किए जाए जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके आए, ताकि उन गरीब बच्चों को, जो सरकार का, चाहे गत सरकार का मंशा रही हो, चाहे इस सरकार की और हम सब की भी मंशा है कि वो गरीब का बच्चा अंग्रेजी में वास्तव में पढ़े। उसके पढ़ने के लिए ऐसे अध्यापकों की भर्ती हो जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आवे, और बच्चे को ये लगे कि वास्तव में मैं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हिंदी माध्यम का शिक्षक यदि वहां जाएगा तो आप और हम सब समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। इसलिए सरकार को चाहिए सबसे पहले रिक्त पदों पर डीपीसी कर दे, डीपीसी करके वहां अध्यापक भेज दे, अति जर्जर जो भवन है उनकी मरम्मत कराई जाए, और वहां पर सफाई कर्मी, 4th श्रेणी कर्मचारी विद्यालयों में नहीं है। बिल्कुल। भर्ती शायद हो गई है, कुछ काम भी चल रहा है, सरकार उसको शीघ्रता से पूर्ण करके विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों की पदस्थापन करे, और जो विद्यालयों की आवश्यकताएं पुस्तकें समय पर मिल जाए। बच्चों को छात्रवृत्ति कई बार सालों तक नहीं मिलती है, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, वो चलते हुए सत्र में मिल जाए। गार्गी पुरस्कार जो छात्राओं को मिलता है वो समय पर मिल जाए। तो ऐसे काम करके सरकार शिक्षा के स्तर को सुधार सकती है। बच्चों और अभिभावकों का भी सरकार के विद्यालयों में अपना वो बढ़ेगा, जिसके कारण से नामांकन भी बढ़ेगा और अध्यापक भी अपनी मेहनत से वहां पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। सुरेश जी, क्या लगता है आपको? देखिए हर काम को जो है एक प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाना चाहिए, कौन सा काम पहले जरूरी है वो होना चाहिए, ताकि जो आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों को लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश तो तभी सफल होगी ना जब आपके काम की प्राथमिकताएं तय होंगी। बिल्कुल, हर स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। नियुक्तियों पर भी है, जो अंजनी जी कह रहे हैं डीपीसी है, उस पर भी सरकार काम कर रही है। भवनों के मरम्मत की बात है, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। पिछले 3 साल से, जो 2-2.5 साल हुए हैं, उसमें लगातार सरकार ने इसकी दिशा में काम करें और कई भवनों की मरम्मत करी है। आगे भी ये जारी रहेगा। लगातार सरकार ने बजट बढ़ाया, जो 2023-24 में कांग्रेस के समय 57,000 करोड़ का बजट था, वो आज बढ़ करके 20% बढ़ के 69,000 करोड़ का हो गया। तो हर दिशा में सरकार है वो सकारात्मक प्रयास कर रही है, और उस तरीके से नहीं काम कर रही कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिए, हिंदी मीडियम के टीचर्स लगा दिए और पूरी एक स्कूल में एक टीचर है। तो इस तरीके से यदि बच्चों को देखा जाए तो उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। तो पहले सही तरीके से प्लानिंग करके स्कूल खोली जाए। सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल, सरकार जो है प्रयास कर रही है। अंजनी जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्या आपको लगता है, एक शिक्षक नेता होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ, क्या अतिरिक्त भार शिक्षकों पर पड़ा जिस तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है? और जैसा कि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, आपने देखा कि बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये गर्मी की तपिश उन्हें झेलनी पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? पूनम जी देखिए, प्रवेश उत्सव और नामांकन बढ़ाना
ये हमारे शिक्षकों की ड्यूटी में, इसमें कोई हम पर अतिरिक्त भार नहीं है। हाँ, अतिरिक्त भार जो सरकार के कोष पर पड़ने वाला है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने 10 दिन के ग्रीष्म अवकाश शिक्षकों के कम कर दिए और शिक्षा नियमों में ये स्पष्ट उल्लिखित है कि 3 दिवस कार्य दिवस पर यदि कोई आता है अवकाश के दिनों में तो उसको 1 उपार्जित अवकाश देना पड़ेगा। अर्थात 10 दिन यदि शिक्षक आएंगे तो 3 उपार्जित अवकाश 1 शिक्षक को देने पड़ेंगे, जिस पर सरकार को करोड़ों रुपए खर्च आएगा। तो सरकार इस पर पुनः ध्यान देवे। 21 जून को योग दिवस पहले भी मनाया जाता था, अब भी मनाया जाएगा, और जो 22 जून से लेकर 30 जून तक का जो रहेगा गरीबी का कार्यक्रम, इसमें शिक्षकों के या तो अवकाश जो पूर्व की भांति है पिछले 70 वर्ष से जो चले आ रहे थे, सरकार उस पर पुनर्विचार करे और 1 जुलाई से वापस स्कूल खोले, अन्यथा सरकार पर यह आर्थिक भार पड़ेगा। शिक्षक अपनी पूरी निष्ठा के साथ प्रवेशोत्सव भी कर रहे हैं और नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि परीक्षा परिणाम हमारे उत्कृष्ट रहे, जबकि शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त थे। तो ये सरकार को भी इन शिक्षकों को शाबाशी देनी चाहिए जो शिक्षक कम शिक्षक होने के बाद भी इस तरह के परीक्षा परिणाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।